हेलो, आप सभी को नौकरी फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। यहाँ जो देख पा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फिर यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से यहाँ पे डिटेल एडवर्टाइजमेंट नोटिस जो आ चुका है आपका CEN 8/2025। तो ये जो वैकेंसी है आपका आइसोलेटेड कैटेगरी का वैकेंसी है। तो इसका जो शॉर्ट नोटिस जो आया था 20 दिसंबर को ही आया था, तो मैंने उसको शॉर्ट वीडियो में अपलोड किया था। बट इसका जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट आ गया, तो इसको मैं आपको सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो देख पाइएगा इंपॉर्टेंट जो डेट है यहाँ पे जो उसको पहले देख लेते हैं कि आपका यहाँ पे जो देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस में आया था वो 20/12 यानी 20 दिसंबर को आया था। उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन का जो एप्लीकेशन जो स्टार्ट होने वाला है यानी 30 दिसंबर 2025 को आपको कितना बजे 12 बजे के बाद से आपका स्टार्ट होगा। और उसके बाद यहाँ जो लास्ट जो डेट रहेगा 29 जनवरी 2026 रहने वाला है रात को 12 बजे तक। उसके बाद यहाँ देखिएगा लास्ट डेट यहाँ पे जो आप फी पेमेंट कर पाइएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 31/1/2026 यानी 2 दिन एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है। उसके बाद जो है 1 फरवरी से आपका क्या चीज़ 10 फरवरी तक आपका करेक्शन विंडो खुल पाएगा। उसके बाद दूसरा जो आपको फॉर्म एडिट कर पाइएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे स्क्राइब वैसे कैंडिडेट जो अंधा होते हैं या फिर मतलब जो PWD होते हैं, हैंडीकैप होते हैं, उनके लिए स्क्राइब जो प्रोवाइड कराया जाता है। तो यहाँ से जो डेट देख सकते हैं उनके लिए यहाँ पे ओपन होने वाला है। यहाँ तक आपको जो भी डिटेल्स है आपको देना होगा स्क्राइब के लिए कि मुझे स्क्राइब चाहिए, तो यहाँ पे स्क्राइब प्रोवाइड कराते हैं। और इसका एग्ज़ाम का जो डेट है उसके बारे में इन्होंने बताया कि आपको टाइम टू टाइम यहाँ पे इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे बताया जाएगा। अभी इसको इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया एग्ज़ाम कब होगा आपका। इसी को थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देख पाएंगे वैकेंसी का डिटेल्स दिया हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे आपका जो वैकेंसी जो है यहाँ पे पोस्ट का नाम दिया गया इसमें, जिसमें चीफ लॉ असिस्टेंट का है, तो आपका लेवल 7 का है वैकेंसी। और उसके बाद यहाँ पे पेमेंट जो देख पाइएगा इनिशियल जो आपका 44,900 से लेकर के शुरू होता है। उसके बाद आपका सैलरी का 70+ होने वाला है। और उसके बाद जो देख पाइएगा यहाँ पे एज का जो ग्रुप होना चाहिए 18 से 40 वर्ष में चाहिए। उसके बाद टोटल वैकेंसी देख पाइएगा इसमें असिस्टेंट आपका चीफ लॉ असिस्टेंट में 22 को है। उसके बाद यहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर में आपका देख पाइएगा लेवल 7 का है। उसके बाद यहाँ पे 7 वैकेंसी है। उसके बाद जूनियर ट्रांसलेटर जो हिंदी का है, तो यहाँ पे आपका 202 सबसे ज़्यादा वैकेंसी है इसमें। उसके बाद यहाँ पे देखिए सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर जो है इसका भी 15 वैकेंसी है यहाँ पे। उसके बाद 5 नंबर जो देख पाइएगा स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का आपका लेवल 6 का वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पे टोटल 24 यानी 24 वैकेंसी है। उसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे लेवल 6 का है, तो यहाँ पे 2 ही वैकेंसी है। उसके बाद देखिए लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 के केमिस्ट एंड मेटलर्जिस्ट के यहाँ पे वैकेंसी 39 है 39। उसके बाद जो देखिए 8 नंबर में यहाँ पे साइंटिफिक सुपरवाइजर या फिर इकोनॉमिक्स एंड द ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे जो देख पाइएगा लेवल 7 का वैकेंसी है। और इसमें आपका टोटल केवल 1 ही वैकेंसी है। तो इस प्रकार से जो टोटल जो ग्रांड आपका देख पाइएगा इस रो में यहाँ पे टोटल 312 यानी 312 वैकेंसी का आपका एडवर्टाइजमेंट है। अब यहाँ पे देख लेते हैं आपका जो स्टेज कितना स्टेज में एग्जाम होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे जो देख पाइएगा यहाँ पे स्टेजेज ऑफ एग्जाम यहाँ पे जो लिखा है पैरा नंबर 3 में, तो यहाँ पे जो देख पाइएगा यहाँ पे बोला रहा है कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल एग्जाम होगा आपका, CBT एग्जाम होगा। उसके बाद जो है यहाँ पे ट्रांजिशन टेस्ट जिसको बोला जा रहा है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन, बस। उसके बाद मतलब सिंगल एग्जाम CBT प्लस आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, बस 3 ही स्टेज पे आपका फाइनल आपका ये होने वाला, आपका सिलेक्शन होने वाला। कॉल लेटर जो जाएगा आपको यहाँ पे जो देख पाइएगा जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप जो अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर पाइएगा। उसके बाद यहाँ पे स्टेज ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग फॉर वेरियस स्टेज मतलब यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो अलग अलग मल्टीपल डे में आपका हो जाएगा, तो इसलिए बोला जा रहा है। निगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाला हार्ड है, जो कि 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग रहने वाला है। अब यहाँ देख लेते हैं आपका एज लिमिट या डिटेल्स क्या रहने वाला। तो यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग जो एज चाहिए, एज ग्रुप जिसमें 18 से 30 चाहिए, तो उसमें आपका यदि UR या फिर EWS में आते हैं तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ क्या चाहिए होना चाहिए, यहाँ जो डेट ऑफ रेफरेंस है यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग मतलब इससे पहले का नहीं होना चाहिए। जैसे 2/1/1996 से पहले का नहीं, उसके बाद के या फिर उस दिन तक, माने 2/1 यानी 2 जनवरी 1996 तक का आपका डेट ऑफ बर्थ है उससे अधिक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे आपका देख पाइएगा यहाँ पे लोअर एज लिमिट यानी इस एज से जो है बाद में नहीं होना चाहिए, जिसमें 1/1/2008 मतलब उससे ज़्यादा मतलब 1/1/2008 1 जनवरी 2008 के बाद के नहीं, उससे पहले का होना चाहिए। इससे बाद क्या और इससे पहले के इस दोनों के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। यदि आप
UR और EWS में, या फिर वहीं आप OBC NCL में आते हैं तब रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग जो देख पाइएगा तो यहाँ पे 2/1/1993 यहाँ पे 96 था, यहाँ पे 93, यानी 3 साल का एक्स्ट्रा आपको मतलब दिया जा रहा है आपको एज रिलैक्सेशन जो OBC NCL में मिलता है। फिर SC ST में आपको 5 साल मिलता है। तो इस प्रकार से आपका जो डेट ऑफ बर्थ इस पारा में जो दिया है इसके बाद होना चाहिए और इससे पहले होना चाहिए, तो आपका एज लिमिट भी हो गया। और फिर इससे यहाँ पे जो है आपका एग्जामिनेशन फ़ी कितना लगने वाला जो फॉर्म फिल कर पाइएगा तो उसे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे जो देख पाइएगा यहाँ पे जो जनरल जिसको बोलते हैं, फिर UR बोलते हैं और OBC बोलते हैं और EWS, तो इनके लिए 500 रुपये लगने वाला है। जिस तरह का और अदर एग्जाम में जो होता है रेलवे का, और यहाँ पे 400 रुपये आपका रिटर्न हो जाता है जब आप एग्ज़ाम जो देने जाइएगा। फर्स्ट स्टेज होता है आपका CBT में जो अपीयर होइएगा, उसके बाद से 400 रुपये रिफंड हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे देख पाइएगा यहाँ पे SC ST माइनॉरिटी और इकोनॉमिकली बैकवर्ड जिसको EBC बोलते हैं, उनका जो लगने वाला है 250 यानी 250 रुपये लगने वाला है। और यहाँ पे जो साफ साफ बोला गया है कि EBC और OBC में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। OBC अलग है, EBC अलग है। जो लोग EBC में होंगे उनका 250 रुपये लगेगा, जो OBC में है यहाँ पे 500 रुपये लगने वाला है। आपका फ़ी का जो पेमेंट जो है मोड रहेगा ऑनलाइन रहने वाला। तो इस प्रकार से जो है दिया, इसको वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, या फिर मेरा टेलीग्राम जो चैनल का लिंक लगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से जा करके आप जो PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। या फिर लास्ट में इसको मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से मैं बताऊँगा कि कैसे आप डाउनलोड कर पाइएगा PDF, या फिर कैसे फॉर्म भर पाइएगा। अब वो यहाँ पे जो देख पाइएगा यहाँ पे कि आपका जो एग्जाम CBT होने वाला है उसका जो एग्जाम का जो पैटर्न क्या रहने वाला है, उसमें कौन कौन सा सेक्शन से क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रोफेशनल एबिलिटी से 50 क्वेश्चन होगा, जिस मैंने अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है उसको भी मैं बता रहा हूँ नीचे दिया है। तो उसके मतलब पर्सनल एबिलिटी पे 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का रहेगा। उसको जनरल नॉलेज 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का रहेगा। उसको जनरल इंटेलिजेंस जिसको रीजनिंग बोलते हैं, तो यहाँ 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का रहेगा। मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन 10 नंबर रहेगा। उसके बाद जनरल साइंस के लिए 10 क्वेश्चन 10 नंबर रहेगा। तो इस प्रकार से टोटल 100 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा, 100 नंबर का एग्जाम भी होगा CBT 1। यहाँ भी बता दिया कि आपका नेगेटिव मार्किंग 1/3 यानी 0.33 आपको रहने वाला है। और इसको जो स्क्रॉल कर पाइएगा तो यहाँ पे जो देख पाइएगा सबका जो यहाँ पे टॉपिक जो दिया है, और उसके बाद यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है। तो अप्लाई जो करना है इसका ऑफिशियल वेबसाइट से करना है। आपको पहले अकाउंट क्रिएट करना होगा RRB के साइट से यहाँ पे, और उसके बाद जो देख पाइएगा उसके बाद आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, आइडेंटिटी जिसको ऑथेंटिकेशन बोलते हैं, या तो आप डिजी लॉकर से कर पाइएगा या फिर आधार से कर पाइएगा। तो इस तरह से स्टेप है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। उसके बाद जो यहाँ पे आपका लाइव फोटो भी इसमें लगने वाला है, तो लाइव फोटो कैप्चर होगा। अब जो रेलवे का हर एग्जाम में वैसा ही होता है। उसके बाद यहाँ पे जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो दिया है अलग अलग यहाँ पे जोन का है, तो जोन वाइज भी वैकेंसी का डिटेल्स दिया, तो उसको भी मैं बता दूंगा। बस जो है वीडियो को यहाँ पे लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अब जो यहाँ पे देख पाइए यहाँ पे आपका जो यहाँ पे पोस्ट का नाम था, उस पोस्ट के नाम के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल्स दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है क्वालिफिकेशन दिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला, तो इसको थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ। तो ये पोस्ट जो है आपका देख लीजिए यहाँ पे चीफ लॉ असिस्टेंट के लिए। तो चीफ लॉ असिस्टेंट के लिए यहाँ पे जो आपका डिग्री मांगा जा रहा है किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके पास क्या चाहिए, लॉ में यानी 3 इयर्स LLB जो होना चाहिए, उसमें डिग्री होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे प्लीडर एट बार मतलब आपका प्रैक्टिस होना चाहिए, यहाँ पे प्रैक्टिस के बाद बोला जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे यदि आप रेलवे में किसी भी जोन में आपके ग्रेजुएट हैं और यहाँ पे 5 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास क्या चाहिए, लॉ का डिग्री होना चाहिए, लॉ में आपका ग्रेजुएशन LLB होना चाहिए। और यहाँ पे जो वैसे लोग यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आपका अपीयर हो सकते हैं, जो लोग यहाँ पे रेलवे में क्या है मजिस्ट्रेट के पोस्ट यहाँ पे आप काम कर रहे होंगे, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। अब यहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर में जो आपका जो है इसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपका डिग्री चाहिए आपका सिर्फ और क्या चाहिए, यहाँ भी आपका बैचलर डिग्री मांगा जा रहा है आपका लॉ में, यानी LLB होना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे एडवोकेट एट बार पे आपको मतलब आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, मतलब आपको एज अ लॉ मतलब जो प्रैक्टिशनर आपको होना चाहिए आपके पास। और यहाँ पे जो देख पाइएगा आपका जूनियर ट्रांसलेटर आपका हिंदी का है यहाँ पे। तो इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहने वाला है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे देख पाइएगा मास्टर डिग्री इसमें आपका रिकॉर्ड होता है। तो मास्टर डिग्री जो देख पाइएगा यहाँ पे मास्टर डिग्री होना चाहिए आपके पास क्या चाहिए, हिंदी में होना चाहिए या फिर इंग्लिश में होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका हिंदी आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो इसमें मास्टर डिग्री होना का यानी PG डिग्री आपका रिकॉर्ड होता है हिंदी में या फिर इंग्लिश है, तो इंग्लिश हिंदी में आपका मास्टर है तो इंग्लिश को आपको साथ में चाहिए आपका, और यदि इंग्लिश में मास्टर है तो हिंदी भी चाहिए साथ में आपका, जिसको
जिसको सब्सिडी के तौर पे आप लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे जो देख पाइएगा, यहाँ पे आपका सीनियर पब्लिक इंस्पेक्टर यहाँ पे जो है, तो इसके लिए यहाँ पे जो आपका जो आपका ये है, तो यहाँ पे डिग्री ही होना चाहिए आपके पास, मतलब सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन डिग्री ही मांगा जा रहा है इसमें। और यहाँ पे डिप्लोमा होना चाहिए पब्लिक रिलेशन में, या फिर एडवर्टाइजिंग में, या फिर जर्नलिज्म में, या फिर मास कम्युनिकेशन में। और ये डिजायरेबल में मानी ऐच्छिक में आपको मांगा जा रहा है। यदि 2 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस हो तो ज़्यादा वेटेज या फिर बेनिफिट मिलने वाला है। और यहाँ पे जो देख पाइएगा, यहाँ पे स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर में जो देख पाइएगा, यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस आपका डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा क्या चाहिए, लेबर लॉ में, या फिर सोशल वेलफेयर में है, या फिर यहाँ पे डिप्लोमा इन लेबर लॉ में यहाँ पे इस तरह से होना चाहिए आपके पास। तो ये भी है डिग्री, इसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ जो देख पाइएगा, उसके नीचे जो है, उसके बाद यहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनिंग जो है यहाँ पे, तो 6 नंबर में। तो यहाँ पे जो देख पाइएगा, यहाँ पे सेकंड क्लास मास्टर डिग्री आपका साइकोलॉजी में चाहिए यहाँ पे, सेकंड क्लास यहाँ पे। और उसके बाद कंप्यूटर का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद जो देख पाइएगा, यहाँ पे आपका 7 नंबर जो लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 का यहाँ पे केमिस्ट एंड यहाँ पे मेटलर्जिस्ट के यहाँ पे जो पोस्ट आते हैं, इसके लिए आपका सिर्फ और सिर्फ केवल आपके पास 12+2 यानी इंटरमीडिएट होना चाहिए आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री में, यानी PCM में। उसके बाद जो देख पाइएगा, यहाँ पे 8 नंबर में जो देखो साइंटिफिक सुपरवाइजर का यहाँ पे आप साइंटिफिक सुपरवाइजर या फिर इकोनॉमिक एंड ट्रेनिंग के लिए है। तो यहाँ पे जो इसका क्वालिफिकेशन है सेकंड क्लास, इसमें भी मास्टर डिग्री चाहिए कैची में, तो साइकोलॉजी में चाहिए। और 2 ईयर्स का यहाँ पे कैची एक्सपीरियंस होना जरूरी है। आपका एक्सपीरियंस जो है कहाँ पे होना चाहिए, तो आपका यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द साइकोलॉजिकल टेस्ट में होना चाहिए, फिर मेंटल एबिलिटी में, या फिर पर्सनालिटी में। उसके बाद यदि 2 ईयर्स के बाद यदि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए यहाँ पे जो देख पाइएगा डेवलपिंग ट्रेनिंग और द कंडक्टिंग ट्रेनिंग में, या फिर आपके पास स्पेशलाइजेशन है यहाँ पे डिजायरेबल में मेनली है। यहाँ पे डिजायरेबल में ऐच्छिक है, ये भी है, तो आपको वेटेज मिलेगा, ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। जिसमें स्पेशलाइजेशन या फिर मास्टर जो किए हैं इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में, फिर इकोनॉमिक्स में, या फिर काउंसलिंग में, इस प्रकार से आपके पास डिग्री होना चाहिए। अब जो थोड़ा इसको स्क्रॉल कर पाइएगा ऊपर में, तो यहाँ पे रेलवे के जो अलग अलग जो आपका यहाँ पे जोन है, तो उस जोन के अकॉर्डिंग आपका कैटेगरी वैकेंसी दिया हुआ है। तो वैकेंसी को भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे वीडियो में ज़्यादा लेंदी नहीं करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे PDF में लेकर के पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो चलते हैं यहाँ पे जो देख पाइएगा, अब जो 50 नंबर का आपका जो पर्सनालिटी टेस्ट होने वाला था, तो यहाँ पे अलग अलग पोस्ट ली। तो यहाँ पे देख पाइएगा जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी के लिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे इसका सिलेबस दिया है, यहाँ पे स्टैंडर्ड लेवल आपका क्या चाहिए 12th का होना, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यहाँ पे सब्जेक्ट का जो आपका सब टॉपिक जिसमें शरणार्थी शब्द, प्रवासी शब्द जो दिया गया है, तो इस प्रकार से रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे देख पाइएगा इंग्लिश का लैंग्वेज है। उसके बाद जो देख पाइएगा यहाँ पे जो है आपका स्टाफ वेलफेयर एंड इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पे जो पोस्ट है, यहाँ पे स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पे इस प्रकार से आपका दिया गया है, जिसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन हो गया है, सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन हो गया है। तो इस प्रकार से आपका जो सब्जेक्ट रहने वाला है। और यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन भी यहाँ पे दिया गया है, कितना से कितना क्वेश्चन के बीच में होगा। तो यहाँ पे आप इसको हर सब्जेक्ट का हर पोस्ट के लिए यहाँ पे दिया गया है, तो इसको भी आप जरूर पढ़िएगा, ताकि आपको जो एक सिलेबस का पैटर्न, आपको सिलेबस का पता चलेगा। तो इस प्रकार से आप जो डायरेक्ट इसके चलते ऑफिशियल वेबसाइट से कहाँ से आपको जो है आपको एडवर्टाइजमेंट मिलेगा, कहाँ से अप्लाई कीजिएगा, उसको मैं बता रहा हूँ। अब जो कोई एक ब्राउजर जो ओपन कर लीजिएगा, तो ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च बार में आप सर्च कर पाइएगा यहाँ पे प्रयागराज gov.in, यानी प्रयागराज का जो आपका जोन है यहाँ पे RRB का। तो वहाँ पे सर्च करने के बाद इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा। तो इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर पाइएगा, तो यहाँ पे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड प्रयागराज जिसमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो यहीं पे इसी पे जो है थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर पाइएगा ऊपर में। तो यहाँ पे जो देख पाइएगा, यहाँ पे फर्स्ट में जो है आपका 30 दिसंबर आज की डेट में यहाँ पे आउट हुआ। यहाँ पे 30 दिसंबर 2025 को यहाँ पे जो CEN जो लिखा है सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस, यहाँ पे 8/2025 लिखा है। यहाँ पे डिटेल्स आपको मिल जाएगा हिंदी में, आपको यहाँ पे इस तरह से आपको देख पाइएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको जो यहाँ पे टच कीजिएगा, यहाँ पे व्यू डिटेल्स पे जब कर पाइएगा, तो इस तरह से थोड़ा वेट लगेगा आपके नेट के स्पीड के अकॉर्डिंग ओपन होने में। तो इस प्रकार से जब ओपन होगा, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे व्यू इन इंग्लिश आपको यहाँ पे लिखा होगा, आपको आ रहा है फिर डाउनलोड करने के लिए इंग्लिश में, फिर हिंदी में भी आप देख सकते हैं। आपको तो इंग्लिश में मैं दिखा दिया हूँ, आपको हिंदी में भी डाउनलोड करके दिखा दे रहा हूँ PDF को यहाँ से।
बट यहाँ भी जो ओपन हो रहा है आपका इंग्लिश में ही हो रहा है। आपका जो PDF है वहाँ पर लिखा गया था हिंदी में, बट आपका इंग्लिश में ही आपका ओपन हो रहा है। तो इस प्रकार से डाउनलोड कर देख पाइएगा। और अभी जो आपका अप्लाई ऑनलाइन के लिए यहाँ पे लिंक जो है ओपन नहीं हुआ है, क्योंकि आपकी जो आज 30 तारीख जो है, बट आपका मॉर्निंग में मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ 12 बजे के बाद जो है आपका इसका जो है अप्लाई करने के लिए आपके लिंक जो ओपन होगा। तो मेरा जो पर्पज़ जो था आपको यहाँ पे सही डायरेक्शन बता देना है, यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट से लेकर बता देना, आपका यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट बता दिया। तो यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।